योर सो गाइस के हिसाब से लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th के न्यू साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशनल प्लांट्स पढ़ रहे थे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर टॉप से के सारे पहले के सब टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए। हमें आज चैप्टर टॉप से कंटिन्यू करना है। तो लेट्स गाइस बिना कुछ किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को ऐसे ही पसंद देते रहे अपनी। तो गाइस हम लोग थे यहाँ सैप्रोटॉप्स पे। एक मिनट, हाँ। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन दी वेजिटेबल। ये वेजिटेबल ये कहना चाह रहा है कि आपने कभी ना कभी मशरूम के पैकेट्स देखे ही होंगे वेजिटेबल मार्केट्स में सोल होते समय। तब उसमें अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो कि उसमें बहुत सारे वो होते हैं, जैसे आपने देखा नहीं होता है कि मशरूम्स डिपेंडेबल मतलब वो नहीं होते। एक टाइप से कहते हैं ना कि फंगस टाइप में उसमें आते हैं, फंगाई में मशरूम्स उनके ऊपर फंगाई होती है। एक मिनट जरा वापस से इस पे आते हैं, ठीक है। Market. You may have also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soils or on rotting wood. During rainy season, let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they did get. अब ये कहना चाह रहा है कि आपने तो मार्केट में वेजिटेबल देखा ही है, और उसमें बहुत मतलब जो फ्लफ़ी टाइप के नहीं होते, जो अम्ब्रेला का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसी टाइप से मशरूम भी है। बस जो ऊपर होता है ना वो मॉइस्ट होता है, मतलब जैसे होता है नहीं गद्दे टाइप का, गद्दे जितने सॉफ्ट वैसे ही होता है वो। अब ये कह रहे हैं कि आप भी सोच रहे होंगे कि ये इनको कौन से टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो वही हम लोग अभी पढ़ेंगे। तब तक बोझो क्या कहते हैं। बोझो wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animal do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. तो इसमें वो जो कह रहा है कि वो लोग न्यूट्रिशन कैसे पाते होंगे। उनके पास इंसानों जानवरों जैसे मुंह भी तो नहीं है जिससे वो मुंह खोल के खाना खा सके जैसे हम लोग खाते हैं, और इनमें क्लोरोफिल की कमी है बहुत, तो ये खाना भी नहीं पका पाते। तो उनको क्वेश्चन आखिर आता है कि इनको खाना कहाँ से मिलता है। तो वही अभी हम लोग पता करेंगे। पहले हम लोग पता करेंगे कैसे हमें मतलब सैप्रोट्रॉफ्स के अभी हमें वो हम लोग अभी वो पता करेंगे कि क्या क्या है। इस एक्टिविटी से भी पता चलेगा। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड and moisten it with a water. Leave it in a moist, warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. ये कह रहे हैं कि अगर एक एक ब्रेड लीजिए सिंपल सा, ठीक है। उसमें उसके ऊपर पानी से हल्का सा उसे मॉइस्ट कर दीजिए, ठीक है। और उसे मतलब सन धूप में किसी कोई भी जगह जो गर्म गर्म वाली जगह है, वार्म प्लेस है, वहाँ पे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दें उसे। आप देखेंगे कि वहाँ पे मतलब कुछ पैचेस अपीयर कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton like threads separate on the piece of bread. एक मिनट, हाँ यहाँ पे। तो ये कहना चाह रहा है कि जब आप उसे मॉइस्ट करके रखेंगे 2 से 3 दिन बाद, आप देखेंगे उस पर कि कुछ काला ब्राउन टाइप से वो उसके ऊपर वो जंग टाइप का जैसे होता नहीं फंगस, वो सब लग रहा है इस पर। और अगर आप उसे माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करके देखेंगे तो उसमें जैसे वो आपको जैसे वो दिखते नहीं है जर्म्स, जैसे वो होता नहीं है फंगा टाइप का आपको दिखेगा। और वो जैसे कि कॉटन से अगर आप उसे स्प्रेड करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा उसमें, मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप जो भी आपके घर में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा ही कलर आता है, जैसे ये फिगर 1.8 फंगी ग्रोइंग ऑन द बेड ब्रेड, यही होता है। देखिए ब्रेड पे ब्राउन ब्राउन सा जो आप कहते हैं कि क्या लगा रहता है, यही चीज़ है वो, उसकी वजह से यही है। और अगर आप जूम करके देखेंगे तो यही फंगाई उग रहे हैं इस पे। These organisms are called fungi. They have also they have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. अब ये एक अलग टाइप का न्यूट्रिशन मोड है जिसमें सड़ी सड़ी गली चीज़ें सड़ी गली चीज़ें से उस पर फंगाई जब ग्रो करते हैं तो उसी से वो अपना खाना बनाते हैं, उसी से खाना खाते हैं। इसको हम लोग सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. इन न्यूट्रिशंस के मोड को saprotrophs कहते हैं। Fungi also grow on pickles, leather, clothes, and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. During rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the maintenance of fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air when they land on. ये कह रहा है कि फंगाई तो आप चारों पे, जूतों पे जो लेदर से बने रहते हैं और भी आर्टिकल्स पे भी रहते हैं वो। हॉट और ह्यूमिड वेदर में बहुत टाइम तक वहाँ, जैसे कि जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उस पे भी फंगाई जमती है। अगर आपने ध्यान से देखा हो बारिश के समय में, हाँ उस पे मतलब जो जंग नहीं लगता एक तरीके से, उस पे भी फंगाई लगते हैं। मतलब उन वो भी एक टाइप से ही मतलब उस पे जमते हैं। उनको लगता है कि ये डेड और डिकेइंग मैटर का है ये चीज़, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि जैसे अब आज आप लोग आपको पता है कि जितना दिमाग इंसान के पास है उतना किसी ऑर्गेनाइजेशन तब ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है, तो उसी वजह से। और इन स्पोर्ट्स के अंदर भी उसमें एयर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो लैंड पे रह पाते हैं। अब पहली पूछ रही है, पहली इज keen to know whether her beautiful shoes which she wore on a special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during rainy season. पहेली कह रही है कि उसका एक खूबसूरत जूता था एक स्पेशल ओकेजन यानी फंक्शन के लिए। बारिश बारिश का जब मौसम आता है तो उसका वो जो जूता था वो स्पॉइल हो गया था। अब वो फंगी कैसे पेड़ हुआ अभी हम लोग जानेंगे। रेनी सीजन में क्यों, बारिश के मौसम में क्यों इतने ज़्यादा पेड़ होते हैं, तो पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। बोजो ऑल्सो बोजो सेज once his grandfather, एक मिनट, Bojo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause diseases also. Pahli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals, including humans. Some fungi are also used as medicine. ये वो जो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर की जो खेती थी, जैसे आपने गांव में देखा हो ना खेत, तो वो भी उस पे भी फंगी लगती है क्या, वो भी ये डिजीज़ की तरह कॉज करती है। तो तभी पहेली बोलती है कि तुमने बहुत सारे वो देखे हैं ईस्ट ईस्ट यानी जैसे कि ईस्ट इस्तेमाल होता है अल्कोहल में। आगे जाके हम लोग आगे जाके आप पढ़े इस चैप्टर में आगे 7th में आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 में रेस्पिरेशन वाले में कि एनारोब्स एनारोब्स में ईस्ट प्रेजेंट होता है जो अल्कोहल में मिलाया जाता है और वो भी एक तरीके से फंगी में ही आता है। ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल, और इसमें लिखा है ईस्ट और मशरूम्स दोनों काम के हैं,
लेकिन हर सब फंगी जो प्लांट्स डिजीज, वो प्लांट्स के लिए भी डिजीज बन सकते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन को भी इंक्लूड करके। लेकिन कुछ फंगी दवाइयों की तरह भी काम करते हैं, जड़ी बूटियों की तरह। Wet and warm things, they germinate and grow. Now you can figure out how we can protect our things from getting spoiled. अब ये बोल रहा है कि अब आपको पता है कि जैसे कि गीली गर्म चीज़ पे ही वो ग्रो करते हैं, कि अब वो फंगा है, तो अब आपको पता है कि उससे कैसे स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। कोई चीज़ पे उसे ढक दो, मतलब उस पे जंग मत लग रहे दो, उसे पहले ही ख़त्म कर दो, या फिर जो चीज़ में उसको स्टोर करना चाहिए उस चीज़ में ही स्टोर करो। ठीक है। सम organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, उनमें से कोई एक घर, मतलब एक तरीके से घर टाइप का देता है शेल्टर रहने के लिए, और दूसरा उसे न्यूट्रिएंट्स देता है ताकि वो अपना खाना बना सके, जो भी है। इसी रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain। जैसा कि एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि प्लांट्स में कुछ फंगी रहते हैं, ठीक है, रूट्स में उनके, तो वहीं पर वो अपना घर बना लेते हैं क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रही रहने की। उसके बदले में फंगस वो उन्हें वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे प्लांट्स। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचन। लिचन भी एक टाइप का वही है जो ये ऑर्गेनिजम्स को लिचन भी कहते हैं। अ क्लोरोफिल containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and mineral to the alga, and in return the alga prepares prepares and provides food to the fungus। अगर आपने देखा हो कि क्लोरोफिल पार्टनर जो होते हैं, जैसे किसी प्लांट में अलगा रहता है, ठीक है, अब वो लिचन के साथ, मतलब लिचन और अलगा दोनों, लिचन उसे मतलब एक टाइप से लिचन भी एक फंगस ही है, ठीक है। एक प्लांट में अलगा और फंगस वही रहते हैं, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्पल में देखा हो, ठीक है, कि वो फंगस उसे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करता है, और उसके रिटर्न में एल्गा उसे खाना बना के देता है अपने से, जो वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन दी सॉइल। ये उसी के अंदर का सब टॉपिक है, मतलब इस टाइप से, ठीक है। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field, or gardeners using them in lawns or in pots? क्या आपने कभी देखा है जब जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइजर्स में मैन्योर फैलाते हैं, ठीक है, पॉट्स के अंदर, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। डू यू नो वाई इज इज डन? क्या आपको पता है कि क्यों ये होता है? You learn that the plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining। आपको पता ही है जब मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा है कि प्लांट्स मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। उनका अमाउंट, जैसे उसका नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत गिर रहा है इस समय प्लांट्स में। अब प्लांट्स उसे मतलब एक टाइप से अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसको प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स containing nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant। हम लोग
नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन एक क्या हम लोग नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं? अगर हम लोग ऐड कर सकते हैं तो हमें ये ज़रूर फुलफिल करनी चाहिए प्लांट की रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसी वजह से नाइट्रोजन की वजह से प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं ज़्यादा टाइम तक। अब सिर्फ क्लोरोफिल खाने पीने से नहीं होगा ना, नाइट्रोजन और गैसेस भी चाहिए होगी सर्वाइव करने के लिए। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता रहा था कि हट क्रॉप्स प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, बहुत। यू लर्नड दैट एक मिनट, एक शादी, हाँ, यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide। ये कह रहे हैं कि आपने हवा में तो देखा ही नाइट्रोजन गैस अवेलेबल रहता है, अब वो प्लांट्स इसको कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अब्जॉर्ब करते हैं वैसे तो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब बता रहे हैं आगे, आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्जाम में ज़रूर आता है। वन एक एक मार्क्स 2 मार्क्स में ना आए, लेकिन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ soluble form। The bacterium called rhizobism can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होगा सॉल्युबल फॉर्म में, तो उसके लिए एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म वाले नाइट्रोजन में, जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके। बट राइजोबियम cannot makes its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, moogs, beans, and other leguminous, provides them with a nitrogen. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria। लेकिन राइजो बिया अपना खुद का फूड ऐसी जगह पे भी नहीं बना सकता कि हर प्लांट पे हो। जैसे कि वो कभी कभार वो क्या कहते हैं रहता है ग्राम्स, पीस एंड मूंग्स में। और इस इसके लिए भी एक स्पेशल राइजोबियम को भी एक स्पेशल घर टाइप का चाहिए होता है अपना, वो बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। ये लेग्यूमिनस प्लांट का सहारा लेता है, और इन रिटर्न पे प्लांट उसे फूड और शेल्टर देता है उसको। फूड मतलब नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म बनाने के लिए प्लांट राइजोबियम को रहने के लिए जगह देता है अपने पास। दे थर्स हैव अ symbiotic relationship। This association is of great significance for the farmers। They can reduce the use of nitrogen and fertilizers wherein leguminous। कह रहा है कि और समराइज करते हुए ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसका भी एक बहुत बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि फार्मर्स को अब नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, अब वो प्लांट को थोड़ा डैमेज भी करते हैं, इसलिए फार्मर्स को चिंता नहीं करनी होगी। उनको अब खुद का नेचर के वजह से उनका मतलब प्लांट में अब फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। Plants are grown, most of the pulse dals are obtained by leguminous plants। ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में देखा होगा आपने कि उसमें क्या कहते हैं दाल्स, अगर आपने देखा हो दाल जो आप खाते हैं वो भी एक टाइप से लेग्यूमिनस प्लांट से ऑब्टेन किया गया है। In this chapter, you learn that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic। दे इस चैप्टर में देखा कि ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, और उसमें से कुछ ही पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक है। They derive nutrition from other organisms। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other
animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partially uh, heterotrophs? इस चैप्टर में हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखा, उनकी, जैसे आप देख रहे हैं कि एनिमल्स है को हेटरोट्रॉफ कंसिडर किया जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे हेटरोट्रॉफ, वो तो मुंह से खाना तो अपने से ही खाते हैं। नहीं, ऑटोट्रॉफ अगर आपने पढ़ा हो तो ऑटोट्रॉफ है कि खुद से ही खाना बना के खुद ही जो खा जाते हैं, लेकिन एनिमल्स तो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमंस भी प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमंस को हेटरोट्रॉफ्स में कैटेगराइज किया जाता है। सिंस अब आपने देखा हो कि वो दोनों एनिमल और ह्यूमंस दोनों प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कि क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट पार्शली हेटरोट्रॉफ्स है। पार्शली मतलब थोड़े बहुत, आधे टाइप का कुछ, ठीक है। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट को अगर आपने देखा हो तो पिचर प्लांट खाना जो आता है वो अपने पास, मतलब वो टाइप से, वो क्या कहते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है अपने उसमें, जो उसका लीफ होते हैं उसमें ट्रैप कर लेता है, ठीक है, पिक्चर में, और अपने डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ता है। लेकिन अगर वो डाइजेस्टिव जूसेस खुद छोड़ रहा है और इंसेक्ट्स खुद आ रहे हैं उस पर, तो वो खुद से खाना नहीं बना रहा। हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो खाना खुद से बना के खाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और ट्विस्ट समझो, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स, अगर आपने देखा हो, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और इसमें इंसेक्टिवोरस भी दूसरे पे ही डिपेंड है, लेकिन वो खुद से भी तो खा रहे हैं ना, खुद से भी तो बना रहे हैं अपना, तो इसलिए उन्हें आधा कहा जाता है। तब वो पार्शली इंसेक्टिवोरस है, वो है ऑटोट्रॉप भी है और हेट्रोट्रॉप भी है। इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ऑटोट्रॉफिक यानी जो ये कमेंट्स में आप मुझे इसका आंसर देंगे। ऑटोट्रॉफिक यानी जो खुद से खाना बना सके, ऑटो मीन्स खुद से। क्लोरोफिल यानी वो केमिकल जो इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। हेटरोट्रॉप्स वो प्लांट होते हैं जो अपना खाना दूसरों से डिपेंड करते हैं, बना के खाते हैं। होस्ट वो होता है जो अगर आपने पढ़ा हो कि पैरासाइट और एक होस्ट होते हैं, तो होस्ट वो होता है जो पैरासाइट को अपने, मतलब अपने ऊपर, जैसे कि होता नहीं है वो खाना लेना, तो उस पैरासाइट जिससे खाना लेता है, जिससे न्यूट्रिशन लेता है, वो उस प्लांट को होस्ट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट के द्वारा अपना खाना खाते, न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। न्यूट्रिएंट वो होता है जो हमें एनर्जी देता है। न्यूट्रिएंट एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट होता है जो हमें एनर्जी देता है, फूड देता है हमें उसके लिए, काम करने के लिए। न्यूट्रिशन होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और बराबर बैलेंस डाइट एक एनर्जी हमें देता है, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासाइट और होस्ट के ऊपर से जो खाना लेता है उसे पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि अगर आपने अमर बेल देखा हो, जो एग्जाम्पल ये था हमने, वो होस्ट से खाना लेता है और उसके कुछ पीले पीले टाइप के स्टेम्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस, अगेन आपने पढ़ा ही है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट खुद से ही खाना बनाता है, और ये ऑटोट्रॉफिक में आता है। सैप्रोट्रॉफ्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से पूरा करते हैं, और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना खाना डेड डिकेइंग चीज़ों से, अपने मैटर से अपना खाना बनाते हैं। स्टोमेटा लीफ होता है प्लांट्स का, और उसमें से वो क्या कहते हैं, उसी पे वो एक टाइप से स्टमक भी कहते हैं उसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये समरी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ऑल organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. सब ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए होता है अपने एनर्जी और ग्रोथ को यूटिलाइज, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, अगेन ये न्यूट्रिशन में ही आएगा। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स जो सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं,
और इनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो अपने खुद से ही खाना बनाते हैं, जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था। प्लांट्स लाइक किस्कटा आर पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। जिसमें बोला था, जिसको किस्कटा को अमरबेल भी बोलते हैं हिंदी में, वो एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है, और जिससे वो फूड लेता है, जिस प्लांट से लेता है वो, उसे होस्ट कहते हैं। Plants use simply chemical substance like carbon dioxide and water minerals for the synthesis of food. प्लांट सिंपल केमिकल सब्सटेंस यूज़ करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, अपने खाने को मतलब बचाने के लिए, एक टाइप से कंज्यूम करने के लिए। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मेन टाइप का ही होता है, अगर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा हो, जैसे वाटर और वो ग्लूकोज चाहिए था ब्रेक डाउन के लिए, वैसे प्लांट्स के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम होता है, जो आप आगे जाके क्लास में पढ़ेंगे। क्लोरोफिल, वाटर, carbon dioxide and sunlight are the essential requirements for photosynthesis. क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए। क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता ही कि उस पर रिस्पिरेशन का मैंने आपको बताया, ठीक है। Complex chemical substances such as carbohydrates are the products of photosynthesis। जो बहुत ही कम्प्लेक्स मतलब हार्ड टाइप के सब्सटेंसेस, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि हम लोग एब्ज्यूम करते हैं, वो भी प्लांट से एक तरीके से होने के लिए भी एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स। सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट्स। अब देखिए, सोलर एनर्जी, जैसे अगर आपने देखा हो आपके घर पे ऊपर की ओर सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जो सूरज की सनलाइट को एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी जो सनरेज होता है उसको भी अपने एनर्जी के टाइप में ही वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये तो पता ही है सबको। Oxygen released in photosynthesis is utilized by living organisms for their survival। ऑक्सीजन छोड़ना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन ही नहीं रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो इंसान सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो सब ऑर्गेनिजम्स जो ब्रेथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सब मर जाएंगे, सब विदाउट ब्रीदिंग। Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs। बहुत सारे फंगी खराब सड़ी गली चीज़ों से ही अपने उस पे जो न्यूट्रिशन, उस पे जो चीज़ें बैठती हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। A few plants and all animals are dependent on other for their nutrition and are called heterotrophs। कुछ प्लांट्स को और एनिमल्स को आपने देखा होगा जो खुद से डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिएंट्स को, मतलब डी डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब अगर आपको पता हो, डिपेंडेंट यानी दूसरों पे जो निर्भर होते हैं, इसी लिस्ट में इंसान भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं, इसको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। तो गाइस, हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से थ्योरी पार्ट पे ख़त्म कर दिया है। हमने इसके पार्ट 2 बना लिया। अगले वीडियो में हम लोग ये जो एक्सरसाइजेस बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस दिए, एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स, ये इन सबको पढ़ेंगे। एक्टिविटी बस ये मैं एक्टिविटी आपको खुद से करना होगा। और ये इसके नीचे एक फैक्ट दिया है जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लाइट इज सो इम्पॉर्टेंट टू प्लांट्स that their leaves grow in many pattern so as to absorb maximum sunlight। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। लाइट रहेगा ही नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो हम लोग चीज़ें नहीं देख पाएंगे। प्लांट्स के लीव्स भी एक पैटर्न में ही ग्रो करते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद हुई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। और हमने थ्योरी पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जैसे बताया मैंने, और हमें अब
इसके बैक एक्सरसाइज करने, जो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, शुक्रिया, बाय।